गुड मॉर्निंग साथियों आज हम लोग शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता हर एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर दूसरे पेपर में आपको इससे एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, चाहे वो पेपर एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, यूपीएससी का हो, सीडीएस हो या अन्य कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। मैं यहाँ पर शुरू में बताता हूँ कि आपको जो भी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपको बेहतरीन तरीके से याद भी हो रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे तीन चीजों को लेके चलूंगा और ये तीन पॉइंट आपको नहीं भूलना, इसीलिए बार बार मैं आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपको पूरी थ्योरी समझना है। पहला पॉइंट क्या है? पूरी थ्योरी, और पूरी डिटेल में थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है? उस पूरी थ्योरी को वर्ड टू वर्ड कैसे याद करना है, इसके लिए एक तरीका, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर साथ में बताता चलूंगा। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से उसे याद करेंगे, उसके बाद हर सेशन में मैं आपसे PYQ सॉल्व करवाऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, ये किस चीज के क्वेश्चन रहेंगे, किस एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे? तो यहाँ पर आप देखोगे आपको एसएससी की भी क्वेश्चन मिलेंगे, रेलवे के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बैंक के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सीडीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, यूपीएससी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेट लेवल एग्जाम्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब हर वो क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को देखो मैंने तीन पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में आपको टोटल पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा पढ़ाने का एक साथ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक वीडियो, एक लेक्चर मैं आपको दूं और वो लेक्चर आपको पूरा याद हो जाए, आपको दोबारा उस लेक्चर को देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। बाई चांस अगर रिवीजन करने की बात आती है तो आप देखकर एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकते हो, लेकिन याद आपको प्रॉपर हो जानी चाहिए चीजें, ठीक है। तो जब आप पार्ट में, टुकड़ों में तोड़कर याद करते हो चीजें, तो पूरी की पूरी थ्योरीज आपको याद हो जाती हैं। पहले पार्ट में आप देखोगे तो बुनियादी जानकारी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और खोजकर्ता और स्थानों के बारे में जानकारी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं आपको महत्वपूर्ण खोज और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग जो ये चीजें पढ़ेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन और खोजकर्ता वगैरह या स्थान वगैरह पढ़ेंगे, तो PYQs, है ना, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कल भी लगाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब हम एग्जाम रिलेटेड फैक्ट और PYQs, ये तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, टोटल हम लोग 500 के आसपास क्वेश्चंस टोटल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। शुरुआत में मैं आपको लगभग 100 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपको 25-25 क्वेश्चन करके एक एक सेट रिवीजन करवाता जाऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है, ताकि आपका ये रिवाइज होता रहे, आप इसे भूलो ना। एक बार याद हो जाए तो भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, पार्ट 1 हम लोग समझेंगे, यानी कि बुनियादी जानकारी, खोजकर्ता, स्थान और उनकी स्थिति के बारे में हम लोग आज सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ से चालू होती है, इसका नाम आना कहाँ से चालू होता है, ठीक है। आपको एक सन याद रखना है, 1921। कौन सा सन? 1921 आपको याद रखना है, ठीक है। 1921 आपको पता है कि भारत की आजादी जो है वो होती है 1945 की, ठीक है। 1945 से भारत आजाद हो जाता है, लेकिन 1921 के समय भारत क्या था? गुलाम था, ठीक है। आपको केवल मुझ पर फोकस करना है, ऐसे देखना है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। मेरे पीछे पीछे जब भी मैं कहूँ, है ना, तो आपको रिवाइज करते जाना है, बोलते जाना है, चाहे आप मन में बोलें या तेजी से बोलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेज बोलेंगे आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि एक देखो, ऋग्वेद में बोला गया है कि जब भी आप मुंह से कोई शब्द निकालते हो और मुंह से बोला हुआ शब्द जब कानों के माध्यम से आपके शरीर में जाता है, तो वो शब्द आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकलता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आपने ध्यान दे लिए, है ना, तो आप एक बार में ही सारी चीजें याद कर लोगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं 1921 के सन की, ठीक है। 1921 का सन आता है। 1921 के सन में हमें पता है कि उस समय अंग्रेजों का शासन होता था। तो 1921 में एक अंग्रेज अधिकारी आता है, ठीक है। उस अधिकारी का नाम क्या है? सर जॉन मार्शल। उस अधिकारी का नाम क्या है? सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल आते हैं। मार्शल, आप मसाल, आप जानते हो ना, मसाल, जो एक मसाल ले लेते हैं ऊपर, है ना, जलाने के लिए अपन लगा लेते हैं, उसे लेके अंधेरी जगह पे घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो वही मार्शल मसाल लेके आता है भारत। भारत में क्यों आता है? मार्शल था कौन? मार्शल जो था वो
पुरातत्वविद का अधिकारी था, यानी कि जो पुरातत्व विभाग होता है, पुरानी चीजों को खोजने वाला एक विभाग अलग से होता है, उसका अधिकारी रहता है सर जॉन मार्शल। इसीलिए मसाल लेके आया था कि भारत में पुरानी चीजों को खोजेंगे मसाल लेके। ठीक है, तो 1921 में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम सर जॉन मार्शल होता है वो भारत आता है। भारत में अलग अलग जगह खुदाई करने का ये विचार बनाता है, लेकिन खुद जाके तो खुदाई करेगा नहीं, है ना, कि खुद ही फावड़ा लेके निकल गया, जहां मन चला वहां खोदने लगा, ऐसा नहीं है। तो भारत में ये ढूंढता है किसे? दयाराम साहनी नाम के एक आदमी को। किसे ढूंढता है? दयाराम साहनी नाम के एक आदमी को ढूंढता है। ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी इसका पूरा नाम होता है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, ये बहादुर आदमी रहता है। ठीक है, तो इस बहादुर आदमी को ढूंढ कर ये क्या करता है? हर जगह खुदाई करवाता है। इस बहादुर आदमी ने सबसे पहले देखोगे आप हड़प्पा, है ना, हड़प्पा शहर की खोज की थी। किस शहर की खोज की थी? हड़प्पा शहर की खोज की थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा शहर खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही मिली थी, सिंधु नदी के किनारे ही मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है ना। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले किस शहर की खोज की? हड़प्पा शहर की खोज की। ठीक है, अब आप आगे देखोगे कि ये जो शहर था, जो हड़प्पा शहर की जो खोज खोज हुई, इसको किस कैटेगरी में रखा गया? तो प्रागैतिहासिक काल की कैटेगरी में रखा गया। प्रागैतिहासिक ये शब्द भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो होता है, प्रागैतिहासिक काल जो होता है, ये हम उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिस समय, उस समय के आदमियों ने कुछ चीजें लिखी तो थी भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लिखते थे। कैसे लिखते थे? इस टाइप से उन्होंने एक डिजाइन बना दी। हमने कहा ये क्या है? सूरज है ना। उनने क्या किया? इस तरीके का एक तीर मारता हुआ निशान बना दिया। तो हमने क्या सोचा? तीर और बाण है। ठीक है, तो वो जो लिखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो लिखते थे चित्रों के माध्यम से लिखते थे, चित्रों के माध्यम से लिखते थे। तो उन्होंने लिखा क्या, ये हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। यानी उस समय जो उन्होंने लिखा और हम आजकल नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज तक हम उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए इस टाइम पीरियड को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है ना। अब उसके बाद आप देखोगे इस समय, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही कांसा हमें सबसे पहले मिला था। क्वेश्चन आता है, कांसे की खोज सबसे पहले किस समय हुई थी, किस काल में हुई थी, या किस सभ्यता में हुई थी? तो हम क्या लगाएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुई थी। उसके बाद पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, पहली नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप देखोगे, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े भी पहनते थे, आभूषण भी पहनते थे, घर मकान बनाकर भी रहते थे। सोचो तो नगर के तौर पर वो रहते थे। आज के समय सोचो हम इतना डेवलप हो गए हैं और यहाँ पर आज भी आपको गांव देहात मिल जाएगा, लेकिन इनके समय, उस समय गांव देहात भी नहीं होता था, पूरा का पूरा नगर सिस्टम ही उनका चलता था, यानी कि शहर में ही रहते थे। तो पहली नगरीय सभ्यता अगर बात करें तो क्या हो जाएगी? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। ठीक है ना, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमारा 2350 से लेके 1750 है। कितना है? 2350 से लेके 1750 है। ठीक है ना। अब देखिए, बात आती है कि सर इतनी सारी चीज हो गई, अब ये जानकारी हमारे दिमाग में कैसे स्टोर होंगी? तो आप देखिए जरा, सबसे पहले आप इसे पढ़िए जरा। मार्शल ने बहादुरी दिखाकर प्राचीन ऐतिहासिक कांसे का बना नगर 2317 रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाया। मार्शल ने बहादुरी दिखाकर प्राचीन, मार्शल ने बहादुरी दिखाकर प्राचीन ऐतिहासिक कांसे का बना नगर 2317 रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाया। ठीक है, ये लाइन भी आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल इस लाइन को आपको समझना है। ये पूरी की पूरी थ्योरी जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारा कुछ इन्हीं एक लाइन में आपकी आ जाएगी। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। मार्शल ने बहादुरी दिखाई। बहादुरी मतलब, अच्छा, मार्शल मतलब सर जॉन मार्शल की बात हो रही है, जो आया था 1921 में आया था। ठीक है, तो मार्शल ने बहादुरी दिखाई। क्या दिखाई? बहादुरी दिखाई। बहादुरी का मतलब है ना, जो ये आदमी आया था राय बहादुर दयाराम साहनी, बहादुरी दिखाई राय बहादुर दयाराम
साहनी के साथ में। तो बहादुरी का मतलब क्या हो गया, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो मार्शल ने बहादुरी दिखाकर प्राचीन यानी कि पुराना, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक की बात हो रही है, प्राचीन ऐतिहासिक कांसे का बना नगर, कांसे का बना नगर मतलब कांसे की खोज उस समय हो चुकी थी। कांसे का बना नगर तो मतलब कांसा भी था और नगर भी उनका बन गया था। तो पहली नगरीय सभ्यता, कांसे की खोज करने वाली भी सभ्यता होगी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कितने लोगों को दिखाया, 23 से 17 लोगों को दिखाया, यानी 2350 से 1750 इसका टाइम पीरियड हो गया। 2350 से 1750 टाइम पीरियड हो गया। तो 23 से 17 रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाया। अब साहब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, तो रेडियो एक्टिव का मतलब है जब भी पुरानी चीजों की खोज की जाती है, यानी खुदाई से मान लीजिए एक पत्थर मिला हमें, अब हमें ये बताना है कि ये पत्थर कितना पुराना है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग होती है, क्या होती है, कार्बन डेटिंग होती है। ठीक है ना, ये कार्बन डेटिंग को ही बोला जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या बोला जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग बोला जाता है, इसीलिए रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाया, 23-17 रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाया। ठीक है, अब बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। अब आप देखो क्या है बात, क्या मैंने बोली कि जो मार्शल था, मार्शल था उसने बहादुरी दिखाई, बहादुरी दिखाई कि प्राचीन ऐतिहासिक, मार्शल था उसने बहादुरी दिखाई, प्राचीन ऐतिहासिक, बहादुरी दिखाई प्राचीन ऐतिहासिक कांसे का बना नगर, कांसे का बना नगर। ठीक है, किस चीज की बहादुरी दिखाई, कांसे के बने नगर को 23 से 17 रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाने के लिए उसने बहादुरी दिखाई। अब रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाएगा तो उसे भी रेडिएशन का डर रहेगा ना, बीमार होने का डर रहेगा। तो रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाने की उसने बहादुरी दिखाई, किसने, सर जॉन मार्शल ने। आपको चीज समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब अगर मैं ये चीज हटा भी दूं, अगर ये मैं सारी चीज हटा भी दूं, है ना, अगर मैं ये सारी चीज हटा भी दूं तो आप देखोगे, अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात की थी, किस चीज की बात की थी, 1921 के सन की बात की थी। कौन आया था, सर जॉन मार्शल आया था। इसने क्या किया, बहादुरी दिखाई, यानी कि राय बहादुर को अपने साथ में लिया, राय बहादुर को अपने साथ में लिया। उसके बाद क्या किया, इसने हर जगह खुदाई करना चालू की और हड़प्पा नाम का शहर इसने खोज लिया था। इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, बहादुरी दिखाकर प्राचीन, है ना, प्राचीन ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक, है ना, प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। प्रागैतिहासिक कांसे का नगर, यानी कि कांसे की खोज हो चुकी थी, नगरीय सभ्यता इसे बोलते थे। तो कांसे के नगर को 23-17 लोगों को, 23-17, 2350 1750 उसका टाइम पीरियड हो गया, 23-17 रेडियो एक्टिव लोगों को दिखाया। ठीक है, किसने, सर जॉन मार्शल में। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो गया, जो पुरानी चीजों की जो खोज होती है उनको, जो पुरानी चीजों की जो स्टडी होती है वो किससे होती है, रेडियो कार्बन डेटिंग के साथ होती है, इसीलिए, है ना, रेडियो एक्टिव शब्द मैंने यहाँ पर यूज किया। अब आपको ये चीज, सारी चीजें याद हो गई होंगी, क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ आप देखोगे पॉइंट, निवासी, फिर उसके बाद सामाजिक स्थिति, फिर उसके बाद पशु, फिर उसके बाद मनोरंजन, कला, धर्म, यातायात, टेराकोटा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बात करते हैं निवासी कि मोहनजोदाड़ो के लोग कहाँ के निवासी थे। शब्द आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, भूमध्य सागर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, भूमध्य सागर के निवासी थे। दूसरा, सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो सामाजिक स्थिति कैसी थी, इस समय दास प्रथा चलन में थी, दास प्रथा चलन में थी, यानी आदमी दास बनाए जाते थे। फिर उसके बाद धातु, इन्हें देखो लोहे का ज्ञान क्या था, इन्हें लोहे का ज्ञान हरगिज भी नहीं था। कांसे का ज्ञान था, कांसे का नगर। ठीक है, तो कांसे का ज्ञान था, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन लोहे की जानकारी इन्हें भाई साहब लोगों को नहीं थी। पशुओं की बात करें तो गाय को ये जानते थे, नहीं जानते थे। ठीक है, घोड़े को जानते थे, नहीं जानते थे। गाय और घोड़े दोनों से भी परिचित नहीं थे। हालांकि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हमें सुरकोटदा से मिले हैं। गाय और घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हमें केवल एक ही जगह से, सुरकोटदा से मिलते हैं। ठीक है ना, मनोरंजन कैसे करते थे, ये लोग पासा खेलते थे। ठीक है ना, पासे खेलते थे
और इसके अलावा डांस यानी कि नृत्य से मनोरंजन करते थे। तो दो चीजों से मनोरंजन करते थे, पासे खेलते थे और डांस करते थे यानी नृत्य करते थे। ठीक है। कला, अब ये जो देखो इनके जो बर्तन होते थे ये किस रंग के होते थे, या तो लाल कलर के होते थे या बैगनी कलर के होते थे। अगर धर्म की बात करें तो ये मूर्ति पूजक थे, बिल्कुल थे। लेकिन मंदिर 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 इनके यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, मूर्ति पूजक थे, मूर्तियां बनाते थे, पूजा करते थे, लेकिन मंदिर इनके यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ठीक है, यातायात के लिए किसका यूज करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे। टेराकोटा किसे बोलते थे, आग में पकी हुई जो ईंटें होती थी उनका नाम दिया था इन्होंने टेराकोटा। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे ढेर सारी जानकारी होगी। अब इस जानकारी को कैसे याद रखना है, ठीक है ना। अब पहले एक बार थोड़ा सा आराम से तसल्ली से एक बार और सुन लीजिए। पहले हमने देखा ये कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के निवासी थे, ये निवासी थे भूमध्य सागर के। दूसरी चीज हमने पढ़ी सामाजिक स्थिति, दास प्रथा चलती थी, बिल्कुल चलती थी। तीसरी चीज पढ़ी हमने धातु, लोहे से परिचित नहीं थे। उसके बाद हमने पढ़ा पशुओं के बारे में, गाय और घोड़े के बारे में जानकारी इन्हें नहीं थी। फिर हमने पढ़ा मनोरंजन, मनोरंजन कैसे करते थे, पासा खेलते थे या डांस करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कला, इनके जो बर्तन होते थे या तो लाल कलर के होते थे या बैगनी कलर के होते थे। फिर हमने पढ़ा धर्म, मूर्ति पूजा करते थे लेकिन मंदिर इनके यहाँ से नहीं मिले। उसके बाद हमने यातायात पढ़ा कि ट्रेवल कैसे करते थे, है ना, तो उस समय बैलगाड़ी का ये लोग यूज करते थे। फिर हमने पढ़ा टेराकोटा क्या होता है, तो आगे में पकी हुई मिट्टी को हम क्या बोलते थे, टेराकोटा बोलते थे। अब देखो सारी जानकारी हमें अपने दिमाग में कैसे रखना है। सारी जानकारी को अपने दिमाग में रखने के लिए आप ये चीज याद रखो, जरा इसे जरा पढ़ो, है ना। मोहन सागर में दास था, मोहन सागर में दास था। ठीक है, मोहन, मोहन मतलब मोहनजोदाड़ो, मोहन मतलब मोहनजोदाड़ो। मोहन सागर, सागर यानी कि भूमध्य सागर, मोहन सागर में दास था। दास था का मतलब क्या, दास प्रथा थी उस समय। मोहन सागर में दास था, मोहन मोहनजोदाड़ो, है ना। सागर यानी कि भूमध्य सागर, दास था यानी कि दास प्रथा चलती थी। इसलिए गाय घोड़ा लोहा नहीं रखता था। पकी हुई ईंटों यानी कि टेराकोटा के शहर में बैलगाड़ी से पासा खेलता नाचता हुआ जाता था, लाल गुलाबी बर्तन लेकर पूजा करता था। ठीक है, ये लाइन भी आपको याद नहीं करना है, जैसे पिछली लाइन हमने याद नहीं की थी, ये भी आपको याद नहीं करना है। इससे होगा क्या, जब आप इसे खाली इस लाइन को समझोगे तो ये पूरी जो हमने थ्योरी पढ़ी आपकी एक बार में दिमाग में सारी चीज रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मोहन नाम का एक आदमी था, मोहन यानी कि मोहनजोदाड़ो। ठीक है ना। मोहन कहाँ, सागर में दास था। सागर यानी कि भूमध्य सागर की बात हो रही है, तो ये कहाँ के निवासी थे, भूमध्य सागर के। तो मोहन सागर में दास था, दास था यानी दास प्रथा उस समय थी, तो मोहन सागर में दास था। एक लाइन क्लियर है। आगे, इसलिए गाय घोड़ा लोहा नहीं रखता था, दास था इसीलिए उसके पास गाय भी नहीं होती थी, घोड़ा भी नहीं रख पाता था और लोहा भी नहीं होता था उसके पास। ठीक है ना, तो उस समय ना तो गाय पाई जाती थी, ना घोड़े से परिचित थे, ना लोहे से परिचित थे ये। ठीक है, दूसरी लाइन क्लियर होगी। तीसरी, पकी हुई ईंटों यानी कि टेराकोटा के शहर में, पकी हुई ईंटों टेराकोटा के शहर में बैलगाड़ी से पासे खेलता और नाचता हुआ। पकी हुई ईंटों टेराकोटा के शहर में, पकी हुई ईंटों टेराकोटा के शहर में बैलगाड़ी से जाता है। कैसे जाता है, पासे खेलता हुआ और नाचता हुआ जाता है। ठीक है ना, लाल गुलाबी बर्तन लेकर पूजा करता है। बर्तन कैसे चलते थे, लाल गुलाबी कलर के बर्तन चलते थे। बैलगाड़ी से जाता था, उस समय बैलगाड़ी चलती थी। पासा खेलते हुए जाता था, पासे खेलता है। डांस करता था, मतलब उस समय नृत्य भी होता था, डांस का भी ये लोग यूज करते थे मनोरंजन के लिए। पकी हुई ईंटों को क्या बोलते थे, टेराकोटा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में अब आ गई होंगी। ठीक है, देखो जरा इसे अगर मैं हटा दूं, इसे मैं अगर हटा दूं तो देखो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि मोहन यानी मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो ये कहाँ, यहाँ पर रहने वाले लोग कहाँ के थे, तो सागर यानी कि भूमध्य सागर के थे। दास हुआ करते थे क्या ये लोग, बिल्कुल दास ये लोग रखते थे। तो मोहन
है ना। सागर में दास था, यानी दास प्रथा उस समय चलती थी। अगर मैं पूछूं कि किस टाइप की ईंटों का यूज करते थे, तो आग में पकी हुई ईंटों का यूज करते थे, जिन्हें हम टेराकोटा बोलते थे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बर्तन किस कलर के होते थे, है ना, तो लाल और बैगनी कलर के बर्तन लेकर पूजा करने गया था। लाल और बैगनी कलर के बर्तन लेकर पूजा करने गया था। तो ये लोग पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। बर्तन कैसे थे? लाल और बैगनी कलर के। पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। किस चीज की पूजा करते थे? तो मूर्तियों की पूजा करते थे। मंदिर होते थे? नहीं होते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। ठीक है ना। पूजा करने के लिए कहाँ गया? तो ईंटों से बने टेराकोटा के शहर गया। ईंटों से बने टेराकोटा में, ईंटों से बने टेराकोटा में। तो ईंटों से बने जो पत्थर होते हैं उन्हें अपन टेराकोटा बोलते हैं। किससे गया था? बैलगाड़ी में गया था। तो बैलगाड़ी भी चलती थी इस समय। तो यातायात का साधन क्या था? क्वेश्चन आए तो बैलगाड़ी था। अगर आए कि मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो मनोरंजन के लिए आपको पता है, जब बैलगाड़ी में जाता था तो पासे खेलता था और नाचता हुआ जाता था। तो पासे खेलना और नृत्य करना, ये इनका मनोरंजन का साधन हो गया। अब आप देखोगे सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन याद हो गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब कुछ स्थल। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ स्थल हैं, साइट हैं, उनके खोजकर्ता हैं और उनके वर्तमान देश या उनकी वर्तमान स्थिति यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है ना। तो ये ढेरों नाम है, ढेर सारे नाम है। अब आप कहोगे सर इतने सारे नाम हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो आपको सारे नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, आपको बस ध्यान से देखते जाना है। अब इन नाम पर, ये नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं कि जब ये आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहां पे क्लियरिटी आपको रहेगी। इन्हें समझाने के लिए, इन्हें याद करवाने के लिए जरा यहाँ पर देखते जाइए। ठीक है। देखो, पहला शहर क्या है? पहला शहर है हड़प्पा। पहला शहर है हड़प्पा। अब आप देखोगे हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज की दयाराम दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। और हड़प्पा जो स्थान है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा जो स्थान है कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। हड़प्पा से आपको याद रखना है, हड़प्पा से शब्द दिमाग में आ रहा होगा क्या? हड़पना। हड़प्पा से शब्द दिमाग में आ रहा होगा हड़पना। ठीक है। हड़प्पा से शब्द दिमाग में आया हड़पना। हड़प्पा किसने? पाकिस्तान ने हड़पा, है ना। और पाकिस्तान ने हड़पा, बिना दया दिखाए पाकिस्तान ने हड़पा। तो आपको ये पूरा एक लाइन में याद हो जाएगा कि जैसे ही आया कि हड़प्पा की खोज किसने की थी या हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो हड़प्पा से दिमाग में आएगा हड़पना। और हड़पना से दिमाग में आएगा किसने हड़पा? पाकिस्तान ने हड़पा। क्या हड़पा? जम्मू कश्मीर वाला इलाका। ठीक है। तो हड़प्पा, हड़प्पा से दिमाग में आया हड़पना, और हड़पना से दिमाग में आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान से दिमाग में आया बिना दया के हड़पा था, लोगों को मारा कूटा था, इसीलिए दयाराम साहनी। पर ठीक है, तो एक ये शहर हो गया हमारा। दूसरा आप शहर देखोगे यहाँ मोहनजोदाड़ो। ठीक है, क्या लिखा है? मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे क्या है? मोहन। नाम क्या है? मोहन। मोहन नाम है। अब मोहन से आप देखोगे तो मोहन को, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी। तो मोहन को क्या किया? रख लिया। कैसे रखा? दास बना के। राखाल दास, है ना, राखाल दास, रखा दास बना के। तो मोहन को रखा दास बना के किसने? पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि बंटवारे के बाद वो वहीं रह गया था। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो आपको याद हो गया होगा। अब आप देखोगे चंदहुदड़ो। तो चंदहुदड़ो की खोज की थी मजूमदार ने। किसने की थी? मजूमदार ने। तो चंदहुदड़ो से आपको नाम ध्यान में रखना है चंदू। इसका शुरुआत के 2 अक्षर हैं चंदू। चंदहुदड़ो से चंदू। अब चंदू में आप देखोगे चंदू को मजदूर बना के रखा। मजदूर बना के रखा यानी मजूमदार। चंदू से चंदू नाम याद रखना है, चंदू को मजदूर बना के नाम याद रखना है। मजदूर बना के रखा किसने? रखा पाकिस्तान ने रखा। ठीक है। तो पाकिस्तान के ये 3 शहर हो गए। पहला शहर हो गया हड़प्पा। हड़प्पा से नाम याद रखना है हड़पना। हड़पना से हो जाएगा किसने हड़पा? पाकिस्तान ने हड़पा। कैसे हड़पा? बिना दया दिखाए, यानी कि दयाराम साहनी। दूसरा शहर है हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से नाम आया मोहन। मोहन को रखा दास बना के, है ना, यानी कि राखाल दास बनर्जी हो गया। किसने रखा? पाकिस्तान ने रखा। क्यों? क्योंकि मोहन वहीं रुक गया था पाकिस्तान में। तीसरा नाम आता है चंदहुदड़ो का। चंदहुदड़ो में शुरुआती अक्षर है चंदू। चंदू को पकड़ लेना है। चंदू मजदूर।
ठीक है। चंदू कौन था? मजदूर था, या मजदूर बन गया कहाँ? पाकिस्तान में। मजदूर से नाम आएगा मजूमदार का, ठीक है ना। तो जो चनहुदड़ो थी इसकी खोज किसने की? मजूमदार ने की। और चनहुदड़ो है कहाँ? आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। ये पाकिस्तान के 3 इंपॉर्टेंट शहर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं पेपर में। आगे देखोगे अगला शहर है क्या? लोथल। अगला शहर है लोथल। लोथल की कहानी देखो जरा। लोथल, ठीक है, यहाँ क्या है? लोथल। लोथल की खोज की थी राव ने। किसने की थी? राव ने। और ये है कहाँ? ये भारत के गुजरात में है। अब आप देखोगे अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक और शहर है, गुजरात में एक और शहर है जो है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। और धौलावीरा की जो खोज की थी वो किसने की थी? जोशी ने की थी। किसने की थी? जोशी ने की थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गुजरात में ही, है ना, गुजरात में ही गुजरात में ही एक तीसरा शहर है, गुजरात में ही एक तीसरा शहर है जिसकी खोज भी जोशी ने की थी। किसने की थी? जोशी ने की थी। कौन सी? सुरकोटदा। सुरकोटदा। तो ये 3 शहर हमारे भारत में गुजरात में हैं। कौन कौन से? लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा। याद कैसे करना है? अब देखो शुरुआत करते हैं यहाँ से, पहले नाम से, लोथल से। तो लोथल में देखो आपको एक नाम ध्यान दिख रहा होगा, लोथल, ठीक है। थल दिख रहा होगा, थल यानी कि जमीन। थल मतलब क्या? जमीन, ठीक है। और ये क्या है? देखो गुजरात में है। तो गुजरात से आपको पता होगा कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी ये तीनों आपको याद हो जाएंगे बड़े आराम से। तो गुजरात के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी क्या है? राय बहुत देते हैं, है ना, राय बहुत देते हैं। राय किस चीज के लिए देते हैं? थल में रहने वाले लोगों को। लोगों से हो गया लो, और लो थल, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी राय बहुत देते हैं लोगों को, ठीक है ना, किसमें? थल में रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात से आपको रखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि पीएम। राव यानी कि राय बहुत देते हैं किसे? लोगों को। लोग कहाँ रहते हैं? जो थल में रहते हैं। तो लो थल, गुजरात, राव, ठीक है, क्लियर है। दूसरा गुजरात, यहां से भी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही देखेंगे ताकि गुजरात से अगर आए तो वहां कंफ्यूजन ना हो। और मोदी हमें पता है कैसा, बहुत ही जोश में काम करते हैं। मोदी जी बहुत ही जोश में काम करते हैं, इस उम्र में भी 18-18 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना। तो मोदी से आपको ध्यान रखना है जोश भी, क्योंकि 18-18 घंटे काम करते हैं। और इसी में आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही किसने? जोशी ने खोज की थी, ठीक है। तो मोदी से नाम ध्यान आया किसका? जोशी से ध्यान आया। और जोशी, अब देखोगे धौलावीरा और सुरकोटदा, ठीक है ना। तो वीरता दिखा के कोट ले लिया, वीरता दिखा के, या आप ये कर लो वीरता दिखा के सुर में कोट ले लिया किसने? मोदी जी ने, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे गुजरात, गुजरात से ध्यान आया मोदी, मोदी से ध्यान आया जोश, जोश से ध्यान आया जोशी, जोशी से ध्यान आया धो धो के या फिर वीरता दिखाकर। धौलावीरा से आप धो धोकर वीरता दिखाकर भी कर सकते हो, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को इसने खूब धोया है मोदी जी ने। तो धो धो के वीरता, है ना, धो धो के वीरता, और सुर में उसने क्या ले लिया? कोट ले लिया, तो सुर कोटदा, ठीक है ना। तो विपक्षियों को धो धोकर, वीरता से धो धोकर, कैसे भी कर सकते हो आप, विपक्षियों को धो धोकर, है ना, सुर में कोट ले लिया, ठीक है। तो सुर कोटदा आपका एक साथ हो गया, किसने? जोशी, कहाँ? गुजरात। दूसरा हो गया धौलावीरा। तो धोया या वीरा किसने धोया? मोदी जी ने धोया, यानी कि गुजरात। कैसे धोया? जोश में धोया, यानी कि जोशी होगा, ठीक है। तो आपका लोथल अलग हो जाएगा, इसके खोज करता होगा राय। मोदी जी राय देते हैं, सबको राय देते हैं, किन्हें देते हैं? लोथल यानी कि लोगों को देते हैं, और थल में रहने वाले लोगों को देते हैं, तो लोथल हो गया। तो आपकी ये गुजरात के ये तीनों नाम आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे आपका ये लोथल क्लियर हो गया, उसके बाद आप देखोगे धौलावीरा क्लियर हो गया, उसके बाद आप देखोगे गुजरात में ये सुरकोटदा आपका ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आपका नाम देखो, अगला नाम आता है कालीबंगा का। किसका नाम आता है? कालीबंगा का नाम आता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है। अब देखो कालीबंगा, कालीबंगा से आपके दिमाग में नाम क्या आ रहा होगा? तो यहाँ पे नाम आ रहा होगा काली,
ठीक है, काली यानी कि ब्लैक, काला कलर, ठीक है, काली यानी कि ब्लैक, काला कलर। तो ब्लैक काला कलर नाम दिमाग में आ रहा होगा काली बंगा से, ठीक है। ये इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर नाम ध्यान आया काली, ठीक है, काली कहाँ पर है, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान की भी देख लो, चलो लिखे देते हैं यहाँ पर काली बंगा, काली बंगा खोज किसने की, अमला नंद, कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे एक और स्थान है यहाँ पर, एक ही दिया हुआ है इधर पर, ठीक है, और बाकी फिर गुजरात का एक है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो कालीबंगा, अमलानंद और राजस्थान, ठीक है। तो कालीबंगा का नाम जैसे ही आएगा तो नाम दिमाग में काली तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो काली, काली पड़ गई, ठीक है, कोई भी आदमी काली काला पड़ गया, ठीक है, काला पड़ गया, क्यों, क्योंकि वो कहाँ रहता था, राजस्थान में रहता था, और आपको पता है राजस्थान में धूप बहुत निकलती है, ठीक है। तो एक आदमी राजस्थान में आनंद लेने, अमलानंद, अमलानंद से दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आनंद आएगा, ठीक है। तो एक आदमी आनंद लेने के लिए कहाँ गया, राजस्थान गया, राजस्थान गया, वहां काला पड़ गया यानी कालीबंगा, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा, जैसे ही काली क्लिक करेगा, काली है ना, जैसे ही दिमाग में काली क्लिक करेगा, कालीबंगा लिख के आएगा तो आपके दिमाग में काली क्लिक करेगा, काली क्लिक करेगा तो आप कहोगे यार काली, काली पड़ गया था, क्यों पड़ गया था, क्योंकि वो आदमी राजस्थान गया था धूप में आनंद लेने के लिए, यानी कि अमलानंद, ठीक है। तो ये राजस्थान का क्लियर हो गया होगा अब आपका, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे दो नाम और, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी की खोज की थी किसने, सूरज भान, सूरज भान, और ये है कहाँ, ये है हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे बनावली, बनावली, ठीक है, बनावली की खोज की थी बिष्ट ने, किसने, बिष्ट ने, है ना। और ये भी कहाँ है, ये भी हरियाणा में है, ठीक है ना, ये भी हरियाणा में है। तो दो ये देखो आप, राखी गढ़ी और बनावली, राखी गढ़ी और बनावली, ठीक है। राखी गढ़ी देखोगे आप तो यहाँ से नाम याद आ रहा होगा, नाम समझ में आ रहा होगा, राखी, ठीक है। सूरजभान कहाँ, हरियाणा में। यहाँ बनावली से नाम आपके समझ में आ रहा होगा, बना लिया, बिस्ट, और ये भी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब हम यहाँ देखो करते हैं बात यहाँ राजस्थान की, राजस्थान से लगा हुआ है हरियाणा, राजस्थान से लगा हुआ है हरियाणा। तो यहाँ देखो राजस्थान, एक आदमी कौन, काली, है ना, एक आदमी गया था राजस्थान घूमने, जहां वो काला हो गया, कालीबंगा, ठीक है ना, क्या लेने गया था, आनंद लेने गया था, अमलानंद, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया था। अब यहाँ देखो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से नाम आया क्या, राखी का। तो राखी जैसे ही नाम आया, तो राखी जैसे ही नाम आया, तो राखी जैसे ही नाम आया, तो यहाँ देखो क्या है, सूरज, क्या है, सूरज, ठीक है। तो राखी और सूरज, राखी और सूरज, है ना। तो सूरज ने राखी बनवाई, सूरज ने राखी बनवाई, किसके लिए, बिष्ट के लिए, सूरज ने राखी बनवाई बिष्ट के लिए। तो अब आप देखोगे तो जैसे ही आएगा आपका सूरज भान, सूरज भान, तो आपके दिमाग में आएगा सूरज, तो सूरज ने क्या बनवाई थी, राखी बनवाई थी, यानी राखी गढ़ी। तो जो सूरज भान है किसका है, राखी गढ़ी का है ना। क्या बनवाई, बनवा ली, है ना, राखी बनवा ली, तो राखी से राखी गढ़ी हो गई, बनवाली से बनवाली जगह का नाम हो गया, किसके लिए बनवा ली, बिष्ट के लिए बनवा ली, ठीक है। तो ये एक पूरा सर्कल हो जाएगा हरियाणा के दोनों नामों को एक साथ याद करने के लिए, कि सूरज ने राखी बनवा ली बिष्ट के लिए, सूरज ने राखी बनवा ली बिष्ट के लिए, ठीक है। आगे वाले जो सूरज और बिष्ट, आगे और पीछे वाले ये नाम है खोजकर्ताओं के, और बीच में दोनों शहरों के नाम आ जाएंगे, कि सूरज, उसके बाद इसका सूरज भान, इसने किस शहर की खोज की, राखी गढ़ी की, है ना। बनवाली से बनवाली जगह का नाम हो गया, और किसके लिए, बिष्ट के लिए, तो बिष्ट आदमी का नाम हो गया, किसकी खोज की, बनवाली की खोज की इसने, ठीक है। बनवाली की खोज की थी बिष्ट ने। तो ये आपके हरियाणा के क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखोगे आपके ये दोनों क्लियर हो गए हरियाणा के। यहाँ
आप देखोगे अब आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, है ना। और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। अच्छा, यज्ञदत्त शर्मा के आप देखोगे दो हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने दो जगह खोज की थी, एक उत्तर प्रदेश में और एक पंजाब में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर की खोज की थी और जो पंजाब में है वहां रोपड़ की खोज की थी। अब आपको पता है यज्ञदत्त शर्मा से नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा किस चीज का, यज्ञ का नाम दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ना। यज्ञदत्त शर्मा के नाम का शुरुआत क्या है, यज्ञ से। तो यज्ञ, उसने यज्ञ किया पंजाब में। जब यज्ञ किया तो वहां पर उसने फसल बोना यानी कि रोपना सीख लिया, ठीक है ना। फसल बोना यानी रोपना सीख लिया, कहाँ, पंजाब में, इसीलिए वहां पे फसलें अच्छी होती हैं, ठीक है ना। तो यज्ञदत्त शर्मा का जैसे ही नाम आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। इसने यज्ञ किया, दो जगह यज्ञ किया, एक उत्तर प्रदेश में और एक पंजाब में। पंजाब में यज्ञ किया तो वहां पर उसने फसल रोपना सीख लिया यानी बोना सीख लिया, रोपना सीख लिया यानी रोपड़ की खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा, कहाँ, पंजाब में, है ना। और जैसे ही यहाँ देखोगे एक दूसरा यज्ञ इसने कहाँ किया, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में यज्ञ किया किससे, आलमगीरपुर से बचने यानी कि आलमगीर से बचने के लिए इसने कहा उत्तर प्रदेश में यज्ञ किया। क्योंकि उस समय क्या होता था, जब युद्ध होते थे तो आदमी बैठ जाता था यज्ञ करने के लिए ताकि वो सुरक्षित रहे, ठीक है ना। तो यज्ञदत्त शर्मा ने दो यज्ञ किए, एक यज्ञ किया पंजाब में और एक यज्ञ किया कहाँ, उत्तर प्रदेश में। पंजाब में फसल ज्यादा होती है तो उसने रोपना सीखा, पंजाब में रोपना सीखा जिसकी वजह से फसल ज्यादा हुई, ठीक है, तो रोपड़ हो गया, है ना। और यज्ञदत्त शर्मा ने ही जो यज्ञ किया था कहाँ, उत्तर प्रदेश में, किसके लिए किया था, आलमगीर से बचने के लिए, है ना। ये आलमगीर कौन थे, ये सारे विदेशी घुसपैठिए थे जिन्होंने भारत में अलग अलग समय पर हमला किए थे, ठीक है। तो आलमगीरपुर से बचने के लिए यज्ञदत्त शर्मा ने उत्तर प्रदेश में यज्ञ किया। तो आपका देखोगे आलमगीरपुर, रोपड़, ये आपके दोनों निपट गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे नाम आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे दो नाम और बढ़ते हैं, एक बचता है नाम आपका कोट दीजी, ये कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। कोट दीजी कहाँ है, पाकिस्तान में। और उसके बाद अली मुराद, अली मुराद भी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो आप देखोगे यहाँ पर कोट दीजी है और यहाँ अली मुराद है, दोनों पाकिस्तान में है। तो कोट दीजी और अली मुराद, अली मुराद की जो खोज करता है वो है मजूमदार, ठीक है ना। अली मुराद के खोज करता है मजूमदार। अब अली मुराद नाम से ही आपको लगेगा ये मुस्लिम नाम है तो ये पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान में है तो ये मजदूर ही होगा। तो अली मुराद कौन है, मजदूर है यानी मजूमदार, कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद आप देखोगे कोट दीजी, है ना। तो पाकिस्तान के लोगों के पास कोट तो होता नहीं है तो मांगते रहते हैं कोट दीजिए, कोट दीजिए, ठीक है, कोट दीजिए। तो इसने कोट मांगा किससे, फजल अहमद खान से कोट मांगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्थल उनके खोजकर्ता और वो स्थल कहाँ पर हैं, ये तीनों चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इतनी क्लियर होने के बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे कुछ नदियों पर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर और उनकी नदियों के नाम, ठीक है ना, कि वो किस नदी के किनारे बसे हुए थे। इसमें से भी क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक साइड लिखे हैं शहर और दूसरी साइड लिखे हैं नदियां। अब आप देखोगे पहला है शहर कौन सा, हड़प्पा, ठीक है, पहला शहर है हड़प्पा। बच्चे हड़प्पे में गड़बड़ क्या करते हैं कि हड़प्पा में लगाए आते हैं कि हड़प्पा, क्वेश्चन आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, और बच्चे लगाए आते हैं कि सिंधु नदी के किनारे है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, वो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। उसके बाद आप देखोगे मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो बनता है सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर, इसे याद कैसे रखोगे। यहाँ पर आप देखोगे सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, चार सिंधु नदी वाले क्षेत्र हैं, एक सिंधु नदी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। मोहन, चंदू, कोट, अली मुराद, मोहन, चंदू, कोट, अली मुराद, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे ये जो चार नाम हैं जगहों के, ये कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। तो आप नाम से आराम से याद कर सकते हो। पहला नाम है मोहन, मोहन, ठीक है ना। तो मोहन नाम का आदमी कहाँ,
चंदू के पास गया, क्या मांगने, कह रहा है कोट दीजिए यानी कि कोट दो, ठीक है, क्या दो, कोट दो, है ना। अली मुराद के पास जाना है, ठीक है ना, मुराद मांगने जाना है, ठीक है ना। तो मोहन चंदू के पास जाता है क्या करने, कोट मांगने, कोट दो, किस लिए दो, मुराद मांगने जाना है, ठीक है ना। तो ये जो मोहन से मोहन जोदाड़ो हो गया, चंदू से चंदूदड़ो हो गया, कोट दो से कोट दीजी हो गया, है ना, और मुराद से अली मुराद हो गया, मुराद मांगने जा रहे थे ये, ठीक है ना। तो मोहन मोहन किसके पास गया, चंदू के पास गया, क्यों गया, कोट दीजी, कोट दो, है ना, किसके लिए दो, मुराद मांगने जाना है यानी अली मुराद। ये जो चार नाम है लाइन से आपके किस नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं, है ना। अब उसके बाद आप देखोगे लोथल, तो लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। भोगवा कहाँ की नदी है ना, भोगवा गुजरात में जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदी है भोगवा, ठीक है। तो लोथल ये आपको वैसे ही याद रहेगा, गुजरात से मैंने बता ही दिया था, पीएम मोदी से याद रखना। यहाँ पर आप नदी के लिए जैसे याद, तो आप गांधी जी से याद रख सकते हो कि साबरमती आश्रम की बात हो रही है, तो लोथल भोगवा। उसके बाद आप देखोगे धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, है ना, मनसार नदी के किनारे है, धौलावीरा मनसार नदी के किनारे है। यहाँ पर कैसे याद होगा आपको, यहाँ पर देखो धौलावीरा, ठीक है ना, धौलावीरा, ठीक है, मन से सारा धोया, मन से सारा धोया, मन से यानी कि मनसार, धोया यानी कि धौलावीरा, मन से सारा धोया, या फिर मन से मैल धोया, ऐसा भी कर सकते हो। तो मन से मैल धोया यानी कि मन से यानी मनसार, मैल धोया यानी कि धौलावीरा, आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखोगे सुरकोटदा, सुरकोटदा साबरमती नदी के किनारे है, कहाँ है, साबरमती नदी के किनारे है सुरकोटदा, ठीक है ना। अब सुरकोटदा को अभी अपन रख देते हैं अलग। उसके बाद आप देखोगे कालीबंगा, कालीबंगा में आप देख रहे होगे क्या है नाम, घग्गर, ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्गर। तो कालीबंगा घग्गर नदी, ठीक है। तो काली घाघरा यानी कि घग्गर, ठीक है। तो काला कलर का घाघरा घग्गर, तो काले कलर का घाघरा, है ना, आपको याद रखना है घाघरा कैसा है, काले कलर का है, यानी कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे घग्गर से 3 शहर आते हैं घग्गर के किनारे, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। तो काला घाघरा किसने, राखी ने बनवा लिया, काला घाघरा राखी ने बनवा लिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी चीजें, चार के चारों, तीन की तीनों नदियां याद हो जाएंगी आपको, और तीन के तीनों शहर याद हो जाएंगे। जैसे काला घाघरा, काला घाघरा से कालीबंगा और घग्गर हो गया, ठीक है, घग्गर नदी, कालीबंगा जगह का नाम। तो काला घाघरा बनवा लिया किसने, राखी ने, राखी ने बनवा लिया। तो राखी ने बनवा लिया यानी राखीगढ़ी, बनवा लिया यानी कि बनावली। तो काला घाघरा राखी ने बनवा लिया, ठीक है। तो ये चारों नाम आपके एक साथ में याद हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 2 बनते हैं, एक बचता है आलमगीरपुर और दूसरा बचता है रोपड़, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो रोपड़, ठीक है, रो रो के उसने सारा तल भेज दिया, ठीक है ना, रो रो के उसने सारा तल भिगो दिया। तो सारा तल भिगो दिया यानी कि सतलज हो जाएगा, रोपड़ से रो रो के, तो रो रो के सारा तल भिगो दिया यानी कि रोपड़ से सतलज हो गया। आगे देखोगे आलमगीरपुर, ये कहाँ है, हिंडन। अब देखोगे आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर से समझ में आ रहा होगा आपको, आलमगीर कौन, आलमगीर वही घुसपैठिए जिन्होंने भारत में हमला किए, आलमगीर, ठीक है। ये हमला कैसे करते थे, हिडन होकर यानी कि छुपकर करते थे। तो आलमगीर हिंडन नदी यानी कि हिडन, छुपकर हमला करते थे। तो आलमगीर हो गया कहाँ, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है ना। तो ये आपके सारे नदी और नदियों के किनारे बसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हो गए, बट ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि जो मैंने अभी आपको बोला है ना, 5 मिनट वीडियो आपको थोड़ा सा पीछे करना है, दोबारा से एक बार में पूरा देख लेना है, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा में
मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के लिए सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो देखो शुरुआत में मैंने बताया था, है ना, शुरुआत में मैंने बताया था कि मोहन जाता है ना, मोहन जाता है बैलगाड़ी से, है ना, कैसे लाल और बैगनी कलर, लाल और बैगनी कलर के बर्तन लेकर, लाल और बैगनी बताए थे ना। तो हड़प्पा के समय मिट्टी के बर्तनों का कलर कैसा होता था? लाल और बैगनी कलर का होता था। ठीक है ना। स्टोरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए और जब आप ठीक प्रकार से देखोगे तो सारी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। सिंधु सभ्यता के निवासी मूलतः किस प्रजाति के थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या मंगोलाइड थे? नहीं थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थे? नहीं थे। है ना। निग्रोइड थे? नहीं थे। भूमध्य सागरी थे? बिल्कुल थे। है ना। भूमध्य सागर के थे? बिल्कुल थे। मोहन सागर में दास था, मोहन सागर में दास था, भूमध्य सागर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो अभी हमने पढ़ा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या है कालीबंगा? काली, काली से याद आया, काला क्या था? घाघरा। तो घग्गर नदी के किनारे है। आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ठीक है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ठीक है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? काली से नाम याद आया, काली, काली क्या है? घग्गर। और कालीबंगा से ही मैंने बताया था कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगा के साथ बताया था काली क्या? काली क्या? राखी। ठीक है। काला घाघरा, राखी, राखी गढ़ी, बनवाली यानी कि बनावली। तो राखी गढ़ी और बनवाली ये भी कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है। चलो आगे देखो, धौलावीरा किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा यहाँ पे क्या है? धौला वीरा, धौला और वीरा। ठीक है। धौला और वीरा। ठीक है ना। तो मन से खूब धोया था यानी कि मनसार नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदाड़ो, यहाँ नाम क्या है? मोहन। ठीक है। मोहन। तो मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो मोहन को रख लिया था दास बना के, किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है। तो आपको सारी चीजें पता है, आप आराम से लगा दोगे। राखाल दास बनर्जी, मोहन को रख लिया था दास बना के, किसने? पाकिस्तान में। ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखोगे धौलावीरा की खोज किसने की? ठीक है। यहाँ पर क्या है? धौला वीरा, धौला वीरा धोया था, धोया था किसने? मोदी जी ने धोया था। कैसे धोया था? जोश के साथ में धोया था, यानी कि जेपी जोशी आपका मिल गया। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो, आगे है आपका चनहूदड़ो किस देश में स्थित है? कौन? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की बात करें किस देश में स्थित है? तो ये क्या है? चनहूदड़ो से हमें ध्यान आया चंदू, चनहूदड़ो से ध्यान आया चंदू। और चंदू कौन था? मजदूर था, चंदू मजदूर। ठीक है। मजदूर यानी कि मजूमदार ने खोज की थी। तो चंदू को मजदूर बना के किसने रखा था? पाकिस्तान ने रखा था। तो किस देश से रिलेटेड है ये? पाकिस्तान में है। उसके बाद आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? जाति प्रथा चलती थी? तो उस समय जाति प्रथा नहीं चलती थी। सामंतवाद चलता था? नहीं चलता था। लोकतंत्र चलता था? नहीं चलता था। दास प्रथा चलती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दास प्रथा चलती थी। ठीक है ना। क्यों चलती थी? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि मोहन सागर में दास था। ठीक है। चलो आगे देखो, आगे है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में यातायात का मुख्य साधन क्या था? नाव चलाते थे? नहीं। ऊंट था? नहीं था। घोड़ा था? नहीं था। बैलगाड़ी थी, है ना। मोहन बैलगाड़ी में ही तो गया था, तो बैलगाड़ी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टेराकोटा का सही अर्थ क्या है? पत्थर की मूर्ति? नहीं। धातु की मूर्ति? नहीं। कच्ची मिट्टी? नहीं। आग में पकी मिट्टी। टेराकोटा का सही अर्थ क्या है? आग में पकी हुई मिट्टी। ठीक है। तो आपने देखा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाए ढेर सारे, है ना। कल हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको याद नहीं हुआ हो तो एक बार आपको क्या करना है, दोबारा से, है ना, बढ़िया से एक बार देख लेना है। ठीक है। और तुरंत ही देखना है, थोड़ी देर में आप एक बार और देख लोगे तो उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी। एक बार आपने पूरा देख लिया है तो अब आप यहाँ से 2 गुने या 3 गुने की स्पीड में भी अगर आप मुझे सुनोगे तो बड़े आराम से चीजें आपके समझ में आ जाएंगी और क्विकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले भाग में।